नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम जानेंगे, इस वीडियो में हम एक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आखिर काल से कौन जीत पाया है? विधि के विधान अनुसार जब प्राणी की मृत्यु होनी होती है तो काल अपना ग्रास उसे बना ही लेता है, और जो विधि के विधान में है वो होकर ही रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु जहाँ होनी होती है, व्यक्ति वहाँ निश्चित समय पर आखिर पहुँच जाता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार तो कुछ भी घसीट होना होता है, उसी के ही अनुसार परिस्थितियां बनती रहती हैं। दोस्तों, अत्यंत शोभायाम नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट रहते थे। राजा विक्रमदत्त बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजा पालक, पुण्यात्मा, धर्म एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमदत्त अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और रात में वे भेष बदलकर अपनी प्रजा के हाल समाचार को जानने के लिए नगर में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विक्रमदत्त भेष बदलकर आधी रात में नगर में भ्रमण में निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा विक्रमदत्त नगर की परिक्रमा करते हुए मार्ग से गुजर रहे थे कि दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा विक्रमदत्त ने अचानक ही देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी और वह लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक भालू दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। भालू को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस नौजवान लकड़हारे जब उस भालू को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से वृक्ष की टहनी टूट गई और वह वृक्ष से नीचे जमीन पर गिर गया, और जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि वह भालू भी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुंदर युवती में बदल गई, और वह सुंदर लड़की बनकर वहीं पास में एक कुएं के बगल में जाकर बैठ गया। राजा विक्रमदत्त यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और वह सोच रहे थे कि अब भालू जो एक सुंदर युवती में बदल गया है। राजा विक्रमदत्त दूर से यह नज़ारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे, ये लड़की अब क्या करेगी? थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गृहस्थ में थे वह भी उधर ही आ गए, और संयोग से वह दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं के पास बैठी हुई सुंदर युवती पर पड़ी तो बड़े भाई से वो बोला, भैया कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। ऐसा कहते हुए इन दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर तक विवाद चलता रहा। फिर बड़ा भाई बोला कि भाई, हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की से ही पूछ लेते हैं यह किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या फिर मेरे साथ। और हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं।
तब उस लड़की ने कहा, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई कहता है कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोले, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों मृत्यु की गोद में सो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वह एक दिशा की ओर चली गई। अब राजा विक्रमदत्त ने उस लड़की का पीछा किया और वह भी उस लड़की के पीछे पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगे। राजा विक्रमदत्त ने एक भालू को वृक्ष पर चढ़ते हुए और फिर उसी भालू को एक सुंदर युवती में बदलते हुए देखा था। यह विचित्र घटना राजा विक्रमदत्त देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा विक्रमदत्त को अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा विक्रमदत्त को उस रहस्यमय सुंदर युवती के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी, अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर आप पीछा करने लगे। पीछा करते हुए कुछ कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, अब तो वह जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीली नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया और कुछ समय वहीं पर ठहरा रहा और देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत से लोग सवार थे। वह नाव भी काफ़ी बड़ी थी। राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि वह जहरीली नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमदत्त किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीली नाग उस नाव के अंदर कूद गया। उस जहरीली नाग पर नज़र पड़ते ही नाव पर भड़क्का मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोग नदी में छलांग लगा दिए। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। राजा ने देखा कि अब सुबह होने को आई है। फिर राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तब भी राजा विक्रमदत्त ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमदत्त को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा। उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला। वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अपना भेष बदल लिया। राजा ने सोचा इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमदत्त शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। अब राजा विक्रमदत्त तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमदत्त ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने बोले, आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब उसने कहा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो भी हूँ तुम है, इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। तब राजा विक्रमदत्त बोले कि मैं सच्चाई जाने बिना आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। राजा विक्रमदत्त ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा,
फिर आप एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे 2 सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगा दिया और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोलो कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमदत्त की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमदत्त की ऐसी धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि महान प्रताप सम्राट विक्रमदत्त की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमदत्त हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा विक्रमदत्त सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध है, राजा हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो और राज हट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद, अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी के मृत्यु का समय आ जाता है वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग ईश्वर ब्रह्मदेव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान ब्रह्मदेव से मांगते हैं। जब ब्रह्मदेव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, अर्थात जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों को बना देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। उसके ऐसा बोलते ही राजा विक्रमदत्त बोल पड़े, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब काल ने कहा, हाँ, यह सत्य है कि मैं उसकी मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थिति उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। राजन सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली भालू होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं वहाँ था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष पर गिरने से ही लिखी थी। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनकर आना पड़ा। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाग में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा
और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमदत्त ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। तब राजा विक्रमदत्त बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे और एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तब कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको आपके मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो यह जानते हो कि चिंता के समान है, चिंता चीता के समान है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजन, अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, वह अपने मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारा मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि के विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का आलेख कभी नहीं मिटता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। राजा विक्रमदत्त ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताए कि मैं कहाँ और कैसे मरा जाऊँगा। काल ने कहा, राजन, तुम हठ पर अड़े हुए हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमदत्त की आंखें चौड़ी हो गई। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर वह अदृश्य हो गया। अब तक सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमदत्त अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि व्यक्ति का जन्म कभी कहाँ होगा, उसके कौन माता पिता होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, किस स्थान पर वह जन्म लेगा, यह व्यक्ति चाह कर भी नहीं बदल सकता। ठीक ऐसे ही प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, मनुष्य के विवाह किसके साथ होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, मनुष्य कितना ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, कितना बुद्धिमान होगा, वह कितना धनी होगा, अर्थात वह कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा, यह कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य के भाग से पहले ही तय हो जाती है। अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही यह कुछ चीज़ें विधाता द्वारा लिख दी जाती है, जिसे फिर कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, पुण्य, परोपकार, धर्म के कार्य कर लीजिए। जीवों के बेजुबान को ना सताइए, न प्रताड़ित करिए, न प्रताप करने दीजिए। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। सांसारिक जीवन जीते हुए थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु की भक्ति कीजिए। यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है और यह मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। इस मानव शरीर के ही मोक्ष का द्वार माना गया है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। फिर अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। हमेशा के लिए ना कोई आया है, ना कोई आया था, ना कोई आएगा। इस मृत्यु भूमि में जितने भी जन्म लिया है उसको यह जगत छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और इस गृहस्थ जीवन में भी कुछ समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करिए, नाम लीजिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी ने हमें गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे राजा विक्रमदत्त हो या हम। हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिए और हर पल का सम्मान करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दें। आपका धन्यवाद और मिलते गए अगले वीडियो में। तब तक आपका और अपने का ख्याल रखें। एक और कथा आप सुनिए। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरे भरे राज्य में एक चरवाहा और राजकुमारी की अनोखी कहानी शुरू हुई। यह राज्य पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ के लोग अपनी सरल और सुखी जिंदगी के लिए जाने जाते थे। चरवाहे का नाम रिहान था। वह ईमानदार और मेहनती था और अपनी सादगी और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। रिहान रोज अपने बकरियों के झुंड को लेकर जंगल और पहाड़ों में घूमता, उन्हें चराता और सूरज ढलने से पहले वापस गांव लौट आता। हालांकि रिहान का दिल सपनों से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ बकरियां चराने तक सीमित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उस राज्य की राजकुमारी अनाया थी। वह न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्याल आता कि उसकी ज़िंदगी महल की चार दीवारों में कैद होकर नहीं कटनी चाहिए। अनाया आम लोगों की ज़िंदगी को समझना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उनकी खुशियाँ और तकलीफ़ें कैसी होती हैं। एक दिन अनाया ने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। वह एक साधारण पोशाक पहनकर महल से निकली और जंगल की ओर चली गई। वहीं रिहान अपनी बकरियों को चरा रहा था। जब अनाया की नज़र रिहान पर पड़ी तो उसने देखा कि रिहान अपने काम में पूरी तन्मयता से जुटा हुआ था। अचानक एक बकरी गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगी। रिहान ने तुरंत उसे बचा लिया। यह देखकर अनाया बहुत प्रभावित हुई। अनाया ने रिहान से बात करने का फैसला किया। उसने साधारण लड़की बनकर पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें कभी बड़ा बनने की इच्छा नहीं होती? रिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैं अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत करता हूँ। इसके बाद अनाया और रिहान की मुलाकातें बढ़ने लगी। अनाया ने पहली बार किसी साधारण इंसान की ज़िंदगी को करीब से देखा और उसे महसूस किया कि असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। रिहान ने अनाया से ज़िंदगी की नई बातें सीखी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन रिहान को अब तक यह पता नहीं था कि अनाया असल में राजकुमारी है। दूसरी ओर अनाया का दिल रिहान के सरल स्वभाव और मेहनत से प्रभावित हो रहा था। एक दिन महल के सिपाहियों ने अनाया को जंगल में रिहान के साथ देख लिया। राजा तुरंत खबर देने चले गए। राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आदेश दिया कि अनाया को महल वापस लाया जाए और रिहान से मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी जाए। हमारी अनाया को महल वापस लाया गया, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा शांत नहीं था। वह रिहान की सादगी, मेहनत और उसके सपनों से प्रभावित हो चुकी थी। दूसरी ओर रिहान भी सोच में पड़ गया था कि वह लड़की कौन थी जिसने उससे इतने सवाल किए और उसकी बातें इतनी ध्यान से सुनी। महल में राजा ने अनाया से पूछा, तुम जंगल में क्या कर रही थी और उस चरवाहे से क्यों मिली? अनाया ने निडर होकर जवाब दिया, वह चरवाहा एक साधारण इंसान है, लेकिन उसके सपने बड़े और दिल साफ है। मैं यह जानना चाहती थी कि हमारे राज्य के लोग कैसे जीते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें आम लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अनाया ने चुप्पी साधने के बजाय अपने पिता को यह समझाने की कोशिश की कि असली शासक वही होता है जो अपने लोगों की तकलीफ़ें और खुशियाँ समझे। दूसरी ओर रिहान का मन बेचैन था। वह बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसने आखिरकार फैसला किया कि वह उसे ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे महल के दरवाजे पर क्यों न जाना पड़े। कुछ दिनों बाद रिहान ने हिम्मत जुटाई और महल के पास पहुंचा। वह महल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जब सिपाहियों ने उसे रोक लिया, तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिपाहियों से ने कहा। रिहान ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं बस उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे दिल में सवाल का तूफान खड़ा कर दिया। खबर अनाया तक पहुँची। उसने तुरंत रिहान को महल में बुलवाया। दोनों की नज़रें मिली और कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया।
मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रेहान ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें तुम्हें सबसे खास बनाती हैं। अनाया ने जवाब दिया, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। रेहान हैरान था, लेकिन उसने अनाया से कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम वही लड़की हो जिसने मेरी मेहनत और सपनों को समझा। अनाया ने से कहा, हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हम दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो इस राज्य के लिए अच्छा हो? रेहान ने हामी हाँ भर दी। अब वे दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और राज्य के लोगों की परेशानियों को समझने और सुलझाने का काम करने लगे। उसकी यह नई शुरुआत धीरे धीरे राज्य के लोगों तक पहुंचने लगी। लोग रेहान और अनाया की जोड़ी को सराहने लगे, लेकिन महल के भीतर भी उनका रिश्ता एक रहस्य था। राजा ने अनाया और रेहान के बढ़ते रिश्ते की खबर सुनी। वे चिंतित हो उठे, लेकिन उन्हें तुरंत कोई सख्त कदम नहीं उठाया। राजा ने सोचा कि रेहान को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाए। उन्होंने रेहान को महल बुलाया और कहा, तुम एक साधारण चरवाहे हो। अगर तुम मेरी बेटी की दोस्ती के लायक हो तो यह साबित करो कि तुम हमारे राज्य के लिए कुछ कर सकते हो। जंगल के आदिवासियों से दोस्ती करना और उन्हें राज्य महल के पास सूख चुके था तो फिर से भरने का उपाय खोजना, राज्य के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करना। रेहान ने बिना हिचकिचाए इन चुनौतियों को स्वीकार किया। अनाया ने उसे कहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, हम यह साथ मिलकर करेंगे। पहली चुनौती आदिवासियों की दोस्ती के साथ सहयोग के लिए राजी करना। रेहान और अनाया जंगल के गहरे हिस्से में गए जहां राज्य के आदिवासी रहते थे। वे लोग राजा से नाराज थे क्योंकि उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता था। रेहान ने उनकी परेशानियों को समझा और उनके साथ वक्त बिताया। कुछ दिनों बाद उसने राजा के लिए एक समझौते का प्रस्ताव तैयार किया जिसमें आदिवासियों को उनकी जमीन और संसाधनों का अधिकार दिया गया। आदिवासी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रेहान और अनाया को अपना मित्र मान लिया। दूसरी चुनौती सूखा तालाब। रेहान ने सूखे तालाब को देखा और उसकी स्थिति समझी। उसने गांव के किसानों और मजदूरों के साथ लेकर तालाब के किनारे एक नई जलधारा की खुदाई शुरू की। अनाया ने भी इसमें हिस्सा लिया जिससे लोगों का मनोबल बढ़ा। कड़ी मेहनत के बाद तालाब में पानी भरने लगा। राजा ने यह देखा और पहली बार रेहान की मेहनत की तारीफ की। तीसरी चुनौती व्यापार की योजना। राज्य के व्यापार को बढ़ाने के लिए रेहान ने सुझाव दिया कि जंगल के शहर लड़की और जड़ी बूटियों को अन्य राज्यों में बेचा जाए। उसने आदिवासियों और व्यापारियों के बीच समझौता कराया। अनाया ने महल के खजाने से यह योजना के लिए धन दिया। जल्दी राज्य का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। रेहान ने सभी चुनौतियां पूरी कर ली। राजा ने न केवल उसकी मेहनत को सराहा बल्कि उसे महल के आने का अधिकार भी दिया। तुमने अपनी काबिलियत साबित की है रेहान। अब मैं समझता हूँ कि तुम सिर्फ एक चरवाहे नहीं बल्कि इस राज्य के लिए एक अमूल्य व्यक्ति हो। राजा ने कहा। अनाया और रेहान ने मिलकर राज्य में सुधार के काम शुरू किए। उन्होंने शिक्षा, पानी और रोजगार के लिए नई योजनाएं बनाई। राज्य की नई चुनौती। जब रेहान और अनाया मिलकर राज्य के लिए काम कर रहे थे तभी एक नया संकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा जो हमेशा इस राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करता था, युद्ध की धमकी देने लगा। उसने एक संदेश भेजा, अगर यह राज्य मेरे अधीन नहीं हुआ तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। राजा चिंतित हो गए। उनके पास युद्ध के लिए न पर्याप्त सेना थी और न ही संसाधन। अनाया ने प्रस्ताव दिया, पिताजी, हमें रेहान पर भरोसा करना चाहिए। उसकी समझदारी और लोगों के साथ उसका रिश्ता इस राज्य को बचा सकता है। रेहान ने राज्य के सैनिकों और आम लोगों को एकजुट करने का काम शुरू किया। उसने कहा, हमारी ताकत हमारे लोग हैं। अगर हम सभी मिलकर लड़ेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। उसने आदिवासियों, किसानों और व्यापारियों से मदद मांगी। सभी ने उसे समर्थन दिया। इसके साथ ही रेहान ने एक चतुर योजना बनाई। उसने जंगल और पहाड़ों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी रणनीति तैयार की जिससे दुश्मन की सेना कमज़ोर पड़ जाए। अनाया ने भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया।
उसने राज्य की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने घायलों की देखभाल, सैनिकों को भोजन पहुंचाने और संदेशों को तेजी से पहुंचाने का काम संभाला। आखिरकार वह दिन आ गया जब दुश्मन की सेना राज्य की सीमा पर आ गई। रिहान की योजना और अनाया की हिम्मत के कारण राज्य के लोग एक दीवार की तरह खड़े हो गए। दुश्मन को हर रास्ते पर रुकावटें मिली और अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। युद्ध के बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने सभी को महल में बुलाया और एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यह जीता न केवल हमारी सेना की है, बल्कि रिहान और अनाया की समझदारी और लोगों की एकता का परिणाम है। उत्सव के दौरान राजा ने रिहान को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि हमारे राज्य के सबसे काबिल और बहादुर लोगों में से एक हो। लेकिन मेरी बेटी और तुम्हारे रिश्ते का क्या भविष्य है? रिहान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं महाराज। मेरे लिए सबसे पहले राज्य और इसकी भलाई है। अनाया ने बीच में कहा, पिताजी, रिहान ने हर कदम पर यह दिखाया है कि वह इस राज्य और इसके लोगों के लिए कितना जरूरी है। मैं उससे सीखूं और उसके साथ रहकर राज्य के लिए और भी बेहतर काम करना चाहती हूँ। राजा ने फैसला सुनाने में समय लिया। वह सोच रहे थे कि क्या एक साधारण चरवाहा उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है। दूसरी तरफ अनाया और रिहान ने अपने काम जारी रखे। उनकी जोड़ी राज्य के हर कोने में मशहूर हो गई। लोग उनके कामों की तारीफ करते और उनके नाम की कहानियाँ गाते। राजा भले ही खुले तौर पर रिहान और अनाया के रिश्ते के खिलाफ हुए, कुछ न कुछ कह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे संबंध को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि रिहान का महल में आना राज परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। राजा ने अपने वफादार मंत्री के साथ मिलकर रिहान को एक मुश्किल परीक्षा में डालने का फैसला किया। उन्होंने उसे महल में बुलाकर कहा, रिहान, तुमने अब तक जो किया है वह सराहनीय है, लेकिन अगर तुम्हें हमारी बेटी और इस राज्य का भरोसा पूरी तरह से जीतना है तो तुम्हें एक आखिरी जिम्मेदारी निभानी होगी। रिहान ने तुरंत कहा, मैं राज्य और इसके लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। राजा ने उसे एक पुरानी गुफा में भेजने का आदेश दिया जो राज्य की सीमा पर स्थित था। वहाँ एक प्राचीन खजाने की कहानी मशहूर थी, लेकिन यह जगह खतरों और रहस्यों से भरी हुई थी। राजा का इरादा था कि इस मुश्किल काम में रिहान फंस जाए और वह अनाया से दूर हो जाए। अनाया ने जब यह सुना कि रिहान को इस खतरनाक काम पर भेजा गया है तो उसे शक हुआ। वह अपने पिता से पूछने गई, पिताजी, क्या यह सच है कि आपने रिहान को उस गुफा में भेजा है? वह जगह बहुत खतरनाक है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रिहान वाकई इतना काबिल है तो उसे यह काम पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर वह असफल होता है तो यह साबित हो जाएगा कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। अनाया ने मन ही मन ठान लिया कि वह रिहान की मदद करेगी, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। रिहान गुफा के पास पहुंचा। वहां उसे हर कदम पर नई चुनौतियां मिल रही थी। कभी वह गहरी खाई से बचता तो कभी उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रिहान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी समझदारी और साहस से रास्ता बनाना शुरू किया। लेकिन गुफा में असली खतरा तब आया जब वह एक विशाल चट्टान के नीचे फंस गया। उसे लगा कि अब उसका सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे पुकारा, रिहान, मैं यहाँ हूँ। यह अनाया था। उसने छुपकर का पीछा किया था और सही समय पर उसकी मदद करने आ पहुँची। रिहान और अनाया ने मिलकर उस गुफा के सारे रहस्यों को सुलझाया। उन्हें वहाँ से एक पुराना नक्शा और कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली जो राज्य की संस्कृति और इतिहास के लिए अनमोल थी। जब वे महल लौटे तो राजा को यह देखकर हैरानी हुई कि रिहान न केवल जिंदा लौट आया, बल्कि उसने राज्य के लिए एक नई विरासत खोज कर ली। हालांकि राजा ने बाहर से रिहान की तारीफ की, लेकिन अंदर ही अंदर वे परेशान थे। उन्होंने सोचा, यह लड़का हर बार बच जाता है, मुझे कुछ और सोचना होगा। राजा ने अब अनाया को महल के नियमों और शाही जिम्मेदारियों का हवाला देकर
व्यस्त रखने की कोशिश की ताकि वह रिहान से दूर रहे। दूसरी ओर उन्होंने रिहान को राज्य के एक दूर दराज इलाके में भेजने की योजना बनाई जहां भूख और गरीबी का संकट था। रिहानी को आदेश मिला कि उसे कुछ समय के लिए राज्य के गरीब हिस्से में जाकर सुधार का काम करना होगा। रिहान ने यह काम खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे राज्य की सेवा का मौका मिल रहा था। लेकिन अनाया के लिए यह समय कठिन था। वह जानती थी कि उसके पिता की योजना का हिस्सा है। अनाया ने एक बार फिर अपने तरीके से रिहान की मदद करने का फैसला किया। उसने गुप्त रूप से रिहान के मिशन के लिए मदद भेजने की योजना बनाई। वह चाहती थी कि रिहान की मेहनत रंग लाए और वह हर बार अपने पिता की साजिश को नाकाम करे। रिहान के दूर जाने के बाद अनन्या का मन बहुत उदास हो गया। वह हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करती रही लेकिन रिहान का कोई पता नहीं चला। वह बार बार राजा से पूछती, पिताजी रिहान कहाँ है? आपने उसे कहाँ भेजा है? राजा ने गहरी आवाज़ में जवाब दिया, रिहान अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, उसे तुम्हारी परवाह नहीं, वह अपनी दुनिया में खुश है और शायद ही वापस आए। अनाया को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन उसके दिल को यकीन नहीं था कि रिहान उसे भूल सकता है। वह जानती थी कि राजा ने कुछ छुपाया है। सच तो यह था कि राजा ने रिहान को राज्य के सबसे दूरस्थ हिस्से में भेज दिया था जहां हालात बेहद खराब थे। राजा ने यह बात छुपा रखी थी और एक नई कहानी बनाई। उन्होंने अनाया से कहा, अगर तुम रिहान को भूल नहीं सकती तो मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखता हूँ। हमारे राज्य में एक सोने की चिड़िया की कहानी मशहूर है। कहते हैं जो उसे खोज कर लाएगा वह असली साहसी होगा और अगर राज्य की सबसे बड़ी दौलत का हकदार बनेगा। लेकिन ये चिड़िया सिर्फ वही पा सकता है जिसके इरादे सच्चे हो। राजा जानता था कि यह चिड़िया एक पुरानी किंवदंती है और उसे ढूंढना लगभग असंभव है। उनका मकसद अनाया को इस खोज में उलझाकर रिहान से दूर रखना था। अनाया ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने फैसला किया कि वह सोने की चिड़िया को ढूंढ कर लाएगी ताकि वह रिहान को ढूंढने की अपनी कोशिशों को सही साबित कर सके। वह अकेले ही जंगलों और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़े सांप मिले जो बहुत ज्ञानी लग रहे थे। अनाया ने उनसे पूछा, क्या आपने सोने की चिड़िया के बारे में कुछ सुना है? साधु मुस्कुराए और बोले, सोने की चिड़िया सिर्फ उन्हें मिलती है जिनका दिल सच्चा और निडर हो। लेकिन याद रखना, यह चिड़िया तुम्हें सिर्फ तुम्हारी असली उद्देश्य तक ले जाएगी। रिहान जो राजा के आदेश पर राज्य के गरीब हिस्सों में काम कर रहा था, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदलने में जुटा हुआ था। उसने पानी की नई व्यवस्थाएं बनाई, खेती के लिए नई तकनीकें सिखाई और लोगों को एकजुट किया। लेकिन हर रात वह अनाया को याद करता और सोचता, क्या वह मुझे कभी याद करती होगी? उसे नहीं पता था कि राजा ने अनाया को गुमराह किया है और वह खुद अपनी तरफ की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी है। जैसे जैसे अनाया जंगलों और पहाड़ों में अपनी यात्रा पूरी कर रही थी, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर बार वह साधु के शब्दों को याद करती, वह चिड़िया तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। आखिरकार उसे एक सुराग मिला। एक गांव में किसी ने उसे बताया कि सोने की चिड़िया उस दिशा में है जहां हाल ही में एक युवक ने आकर गरीबों की मदद करना शुरू किया है। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि यह युवक रिहान हो सकता है। इस बीच महल में राजा को अनाया की खोज के बारे में चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, अगर अनाया को रिहान के पास जाने का रास्ता मिल गया तो मेरी साजिश बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ और करना होगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे अनाया का पीछा करें और उसे वापस महल लाए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे जैसे अनाया अपनी खोज में आगे बढ़ रही थी, उसे अलग अलग लोगों ने सोने की चिड़िया के बारे में नई नई कहानियाँ सुनने को मिली। किसी ने कहा कि यह चिड़िया किसी पहाड़ की चोटी पर रहती है, तो किसी ने बताया कि इसे पकड़ने वाले की हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इन कहानियों में सच्चाई का कोई ठिकाना नहीं था। एक रात जब अनाया जंगल में अकेली थी, उसे एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई दी।
वह आवाज़ उसे एक पुराने मंदिर की ओर ले गई जो पूरी तरह खंडहर हो चुका था। मंदिर के अंदर एक पुरानी दीवार पर सोने की चिड़िया की तस्वीर बनी हुई थी। उसके नीचे लिखे अक्षरों को पढ़ने पर अनन्या को समझ आया कि यह चिड़िया सिर्फ एक प्रतीक है। मंदिर की दीवार पर लिखा था, सोने की चिड़िया वह है जो हर व्यक्ति के दिल में छुपी होती है। यह चिड़िया सच्चाई, निडरता और प्रेम का प्रतीक है। इसे पाने का मतलब है अपने सच्चे उद्देश्य और अपने दिल की सच्चाई को पहचानना। अनाया को एहसास हुआ कि राजा ने यह कहानी सिर्फ उसे गुमराह करने के लिए गढ़ी थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह चिड़िया वास्तव में उसकी खुद की खोज और सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रतीक है। इस रहस्य को समझने के बाद अनाया ने खुद से कहा, अगर ये चिड़िया सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है तो मुझे रिहान को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही मेरे जीवन की सच्चा और मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। अब अनाया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने लगी। रिहान जिस गांव में काम कर रहा था वहां लोग उसे सोने की चिड़िया कहने लगे थे। वे कहते, तुमने हमारे जीवन में जो बदलाव लाया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। तुम हमारे लिए सोने की चिड़िया हो। रिहान को इन शब्दों में समझ आया कि सच्ची कीमत लोगों की सेवा और उनकी भलाई में है। राजा को भेजे सिपाही अब अनन्या के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अनन्या को सच्चाई का पता लग चुका था। उसे यकीन था कि राजा ने रिहान को जानबूझकर उससे दूर किया है। सोने की चिड़िया का सच उन्हें करीब लाता है। अनन्या ने अब समझ लिया था कि सोने की चिड़िया कोई असली पक्षी नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और निस्वार्थ का प्रतीक है। उसने तय किया कि अब वह सच्चाई को ढूंढते हुए रिहान तक जरूर पहुंचेगी। दूसरी ओर रिहान ने भी लोगों से सोने की चिड़िया की कहानी सुनी थी। वह यह समझ गया कि इस चिड़िया का असली मतलब खुद के भीतर छुपी अच्छाई और उस सच्चे उद्देश्य को पहचानना है। वह जानता था कि उसकी सच्चाई अनन्या से जुड़ी हुई है। एक दिन अनाया एक नदी किनारे बैठी थी जहाँ से एक छोटी नाव गुजर रही थी। उसने नाव पर खड़े एक व्यक्ति को देखा जो गरीब बच्चे को खाना बांट रहा था। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रिहान था। अनाया ने उसे पुकारा, रिहान। रिहान ने आवाज़ सुनी और तुरंत उसे पहचान लिया। वह नाव से कूदकर नदी के किनारे आया। दोनों के चेहरे पर खुशी और राहत साफ झलक रही थी। तुम यहाँ कैसे? रिहान ने पूछा। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन राजा ने मुझे गुमराह किया। अनाया ने कहा, उन्होंने मुझे सोने की चिड़िया की तलाश में भेजा, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यह चिड़िया तो हम दोनों के विश्वास और मेहनत में थी। रिहान ने अनाया को सब कुछ बताया, कैसे राजा ने उसे दूर भेजा और कैसे उसने इस इलाके के लोगों की मदद की। अनाया ने भी राजा की साजिश के बारे में बताया और यह भी कि सोने की चिड़िया की खोज ने उसे अपने सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे राजा के सामने जाकर सच्चाई बताएंगे और यह साबित करेंगे कि उनका रिश्ता सच्चाई और मेहनत पर टिका हुआ है। रिहान और अनाया ने उस गांव के लोगों को विदा कहा और महल की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें पता था कि राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अनाया और रिहान राजा के सामने पहुँचे। उनके चेहरे पर साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। अनाया ने राजा से कहा, पिताजी, मैंने आपकी दी गई चुनौती को पूरा किया। सोने की चिड़िया की सच्चाई जानने के बाद मैंने महसूस किया कि यह सच्चाई निडरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह भी समझा कि रिहान ही मेरी सच्चाई है। वह न केवल राज्य के लोगों के लिए बल्कि मेरे जीवन के लिए भी अनमोल है। रिहान ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं अनन्या के साथ सिर्फ अपने प्रेम के नहीं, मैंने हमेशा राज्य और उसकी भलाई को प्राथमिकता दी है। मैं आपके आदेश पर गरीबों के लिए काम करने गया और उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। मेरा इरादा हमेशा सच्चा रहा है। राजा, जो अब तक अपनी साजिश में व्यस्त थे, चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। अनाया की दृढ़ता और रिहान की निस्वार्थ सेवा ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और सोचा, मैंने अपनी बेटी को खुश रखने के बजाय उसे दुखी करने की कोशिश की।
यह लड़का सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने दोनों की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें परखने के लिए कई मुश्किलें खड़ी की, लेकिन तुम दोनों ने हर बार सच्चाई और निडरता से उनका सामना किया। रिहान, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस राज्य और मेरी बेटी के लिए सबसे योग्य हो। राजा ने तुरंत महल में रिहान और अनन्या की शादी की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। शादी के दिन महल को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। अनन्या राजकुमारी की तरह खूबसूरत लग रही थी और रिहान भी अपने नए पहनावे में राशि लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और राज्य के लोगों की सेवा करेंगे। शादी के दौरान अनाया ने लोगों से कहा, सोने की चिड़िया कोई चीज़ नहीं बल्कि हमारे इरादों और कर्मों में छुपी होती है। यह सच्चाई और निस्वार्थ का प्रतीक है। हमने इसे खोजा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। शादी के बाद रिहान और अनाया ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। राजा ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और रिहान को अपना बेटा मान लिया। राज्य में खुशहाली। शादी के बाद रिहान और अनाया ने मिलकर राज्य को नई दिशा दी। रिहान की बुद्धिमानी और अनाया की करुणा ने उन्हें लोगों के दिलों का राजा और रानी बना दिया। वे गरीबों के लिए नई नीतियाँ लेकर आए, व्यापार बढ़ाने के लिए योजना बनाई और शिक्षा का प्रसार किया। राजा ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने रिहान और अनाया को पूरी तरह से स्वीकार किया और राज्य का प्रबंधन धीरे धीरे उनके हाथों में सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चा राजधर्म क्या होता है। अब मेरा दिल शांत है क्योंकि मुझे पता है कि राज सुरक्षित हाथों में है। महल में सोने की चिड़िया की एक मूर्ति स्थापित की गई जो रिहान और अनाया की यात्रा का प्रतीक बनी। लोग इसे देखने आते और अपने जीवन में सच्चाई और निडरता को अपनाने की प्रेरणा लेते। रिहान और अनाया के जीवन में खुशियाँ आने लगी। उन्होंने मिलकर राज्य को इतना समृद्ध बनाया कि दूर दूर से लोग उनके शासन की मिसाल देते। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि प्रेम, सच्चाई और निस्वार्थ से हर बाधा को पार किया जा सकता है।